हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। मैं विकास सोनी आईपी आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सब बच्चों को पता होगा कि जैसे हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स, जो कि आपको काम आता है किसके लिए, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या नेवी की या सीडीएस को अपना टारगेट बनाया। इवन ये वाली वीडियोस तो 11th क्लास के बच्चे को भी बहुत काम आएगी। तो जिसने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप ऊपर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन दिख रहा होगा, तो वहां पर उस वीडियो का भी लिंक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 पार्ट पढ़ लिए। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम उसके आगे वाले पार्ट को। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमारा ये जो पार्ट नंबर 8 है, तो इससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे हैं और ये बहुत बेसिक चैप्टर है। बेसिक क्यों, पूरी फिजिक्स का ये बेस है। इसके बगैर पूरी फिजिक्स को अच्छे से नहीं फील कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो इससे पहले उन 7 पार्ट्स को बिल्कुल देख लेना। अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस पूरे को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उनको मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए एक बार सब बच्चे जो जो क्लास में है तो बता देंगे लिख के कि सर हो जाए शुरुआत, लेट्स फायर। कमेंट में आप सब बच्चे एक बार लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कि ये जो बच्चे थे इन्होंने ये वीडियो देख लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट भी जरूर करना वीडियो को देखने के बाद, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक जरूर कर देना इस वीडियो को अगर पसंद ना आए तो। एरर एनालिसिस का कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, आप सब बच्चों को पता ही है कि सर हमने एरर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने कल वाली वीडियो के अंदर तो सिर्फ थ्योरेटिकल देखा कि एरर क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि एरर को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हमें पता लगेगा कि किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में एरर कितने परसेंट आया, कैसे उसको रिमूव किया जाए, कैसे उसको थोड़ा सा समझा जाए। हमें पता तो लगे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो वैल्यू आई, उससे जो रीडिंग आई, उसमें एरर है, वो 5% एरर आया, 10% एरर आया या 100% ही एरर है। ऐसी चीजों को जानने के लिए वाला कंसेप्ट जरूरी है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए एक पेंडुलम है, इस तरह से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, और इस पेंडुलम को यहाँ से मतलब छोड़ें तो आपको पता है वो इस तरफ जाएगा, फिर वो घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इस तरह से वो अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, और उसको जो टाइम लगता है हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको कैपिटल टी से लिखा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं जरा कि इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना है, कैसे बताओगे? क्या एक बार आप उसको मेजर कर लोगे, उसी को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दोगे? ऐसा कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं कि कभी भी किसी चीज को करते टाइम एक से ज्यादा यानी मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक स्टॉप वॉच की हेल्प से अलग अलग रीडिंग्स ली। तो जैसे सबसे पहला जब चेक किया तो हमने क्या देखा, इसका जो टाइम पीरियड आया वो 3.9 सेकंड आया। लेट अस सपोज सेकंड केस में 3.5, देन 3.6, देन 3.7, देन 3.5। ऐसे हमने टोटल 5 रीडिंग्स ली, किसकी? इसके टाइम पीरियड की। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से किस रीडिंग को हम एग्जैक्ट या हम जिसको ट्रू वैल्यू बोले वो किसको कहा जाएगा? इसमें से ट्रू वैल्यू किसको कहा जाए? जिसको ट्रू वैल्यू को हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको कहा जाता है मीन वैल्यू। आप इसको सिंपली ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, रीडिंग्स तो हमारे पास 5 है, इनमें से किसको माना जाए? क्योंकि ये तो भेदभाव होगा, अगर मैं पहले को बोल दूं दूसरे को बोल दूं। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जितनी भी रीडिंग्स है, जैसे इस एग्जांपल में 5 रीडिंग्स ली हमने, इन सबका आप मीन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बेटा? मीन निकाल दीजिए। कैसे? आपको पता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पर देखिए 5 टर्म्स से सबका सम किया, 3.9 प्लस 3.5 प्लस 3.6 प्लस 3.7 प्लस 3.5, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो 5 थी तो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आपने देखा आपके पास जो नंबर आया 3.6। यानी इस वैल्यू को, इस 3.6 को मैं बोल सकता हूं कि ये मीन वैल्यू है या ये ट्रू वैल्यू है किसकी? इस टाइम पीरियड की। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, हमारी जो ट्रू वैल्यू आई वो तो आई 3.6, और मैं अगर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू पे नजर मारूं तो मेरी जो सबसे पहली रीडिंग थी वो थी 3.9 की, यानी 3.9 पहली रीडिंग में आया। तो क्या ये सही आया? नहीं आया ना, क्योंकि हमने ट्रू वैल्यू तो निकाली, वो तो 3.6 है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो टाइम पीरियड 3.6 होना चाहिए। लेकिन आपकी पहली रीडिंग में तो 3.9 था, यानी इनमें डिफरेंस आ गया। और आपको पता होगा इसका एक नाम होता है, दैट इज एरर। ऐसे ही दूसरी रीडिंग के अंदर भी देखो 3.5 और 3.6 डिफरेंस है, एरर है। ऐसे थर्ड रीडिंग, शायद ये थोड़ी सी करेक्ट है, इसमें एरर नहीं है।
फोर्थ रीडिंग में भी डिफरेंस है, फिफ्थ रीडिंग में भी डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाता है बेटा? एब्सोल्यूट एरर। तो ये होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक मेजर्ड वैल्यू और आप अगर मीन का डिफरेंस निकालते हो बेटा, इसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एरर। सिंपली क्या करना है, आपने इनका डिफरेंस लेना है, और ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि मीन में से एब्सोल्यूट मीन में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करो या मेजर्ड में से मीन, आप किसको भी किसी में से माइनस कर सकते हो। 3.9 में से चाहे 3.6 माइनस कर दो, या 3.6 में से 3.9 माइनस कर दो, क्योंकि हमें हमेशा यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो प्लस माइनस का कोई लॉजिक ही नहीं है। हमें क्या लेना होता है बेटा? मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, तो ट्रू में से मेजर्ड माइनस करो या मेजर्ड में से ट्रू माइनस करो, एक ही चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में देखें, अगर मैं फर्स्ट रीडिंग का एरर चेक करता हूं तो वो कितना आएगा? 0.3, क्योंकि 3.9 और 3.6 का डिफरेंस 0.3 तो आता है। सेकंड में देखें 3.5 और 3.6 का डिफरेंस कितना आता है बेटा? 0.1। तीसरी रीडिंग एकदम करेक्ट है, तो एरर कितना है? 0 है इसका। ठीक है, फोर्थ रीडिंग में 0.1 का, फिफ्थ में कितना? 0.1 का। तो ये जो लास्ट कॉलम में देखो, ये सारे के सारे क्या बेटा? एब्सोल्यूट एरर्स। क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, अब अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा रीडिंग्स ले रहे हैं, तो आपको पता है हर एक रीडिंग के लिए एक अलग से एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो ओवरऑल एरर देखना हो तो हम वहां डिफाइन करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सिंपली देखिए, जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाले थे उनका भी मीन निकाल दीजिए। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स से लिखता हूं तो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। बार लगाने का मतलब ही मीन होता है। तो क्या करेंगे? सभी एब्सोल्यूट एरर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। पहले के अंदर 0.3 था, फिर 0.1 था, फिर 0 था, फिर 0.1 था, फिर 0.1 था, तो सबके एरर्स को तो मैंने ऐड कर दिया। डिवाइड बाय कितने थे टोटल? तो ये 5 थे, तो डिवाइड किया 5 से, आपके पास आ गया वो एरर जो कि ओवरऑल है। ओवरऑल मीन टू से मीन एब्सोल्यूट एरर है, दैट इज 0.1। क्लियर? अब इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं? रिपोर्ट करने का मतलब लिखते कैसे हैं? तो कभी भी आप रिजल्ट को लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस्ट एस्टिमेट, जिसको कि बेटा आप ट्रू वैल्यू बोल दो। ठीक है, ट्रू वैल्यू बोल दो, या फिर आप बोल दो मीन वैल्यू, और साथ में लिखा जाता है प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इतना एरर एक्स्ट्रा भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। क्योंकि याद हो, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब एब्सोल्यूट एरर निकाला तो मैंने बोला था कि हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई ऐसे लिखा। एग्जाम्पल के लिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसी पर्टिकुलर रीडिंग में जब हमने उसका जो ट्रू वैल्यू निकाला था बेटा, वो कितना आया था? वो आया था 3.6। ये ट्रू वैल्यू लिखा, फिर लगाया मैंने प्लस माइनस का निशान, फिर यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब पांचों रीडिंग का तो अलग अलग है सर, किसका लिखें? आप मीन लिख दीजिए, तो मीन क्या है? 0.1। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो टाइम पीरियड है दैट इज 3.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, यानी जो हमारा उस पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 3.6 है, लेकिन मेजरमेंट के अंदर थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, कितना? प्लस माइनस 0.1 सेकंड। ठीक है, अच्छा एक मैं और चीज बताना चाहूंगा आपको, कई जगह आपको क्वेश्चंस में दिखेगा ये चीज नहीं दी होती, तो हम इसको डिसाइड कैसे करें? तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। लेट अस सपोज मैंने आपको कहा आपके पास बेटा एक स्केल है इस तरह से, और उस स्केल में लिखा है 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखा है, यानी 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, बीच में कोई भी डिब्बे नहीं है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ बेटा? इसका लिस्ट काउंट हुआ ये, कम से कम ये हुआ, यानी 1 सेंटीमीटर। और आपको बोला गया यार इससे आपने कोई लेंथ मेजर की, वो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे लिख सकते हो? तो आप क्या लिखोगे बेटा? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके अंदर भी ऐसे 10 डिब्बे बनाए होते तो आपको पता है लिस्ट काउंट और छोटा हो जाता। कितना होता बेटा? तो आपको पता है कि 10 डिब्बे अगर 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं तो हर एक छोटा डिब्बा कितना बताएगा? 0.1 सेंटीमीटर बताएगा। तब इसी रीडिंग को क्या लिखता मैं? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख देते। ठीक है ना? यानी अगर आपको ये एरर का ना पता हो तो आप इंस्ट्रूमेंट से भी निकाल सकते हो, जस्ट यहां पर आपने उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट लिखना होता है। क्लियर? तो चलो बढ़ते अगले पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर की। रिश्तेदारी वाला एरर, मतलब आप एरर तो निकालोगे लेकिन उसको कंपेयर करोगे ओरिजिनल वैल्यू के साथ, यानी अब उसकी रिश्तेदारी निकालनी है। तो क्या से कैसे निकालेंगे? देखिए, जितना भी आपने एरर निकाला, अगर मान लीजिए बहुत सारी रीडिंग्स है तब तो मीन वर्ड यूज करूंगा, और अगर एक अकेला है तो मीन वर्ड यूज नहीं करूंगा। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने 5 रीडिंग्स ली थी, तो क्या है ये रिलेटिव एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर का रेशियो किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। यानी आप ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो एरर को। क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू।
और अगर एक सिंगल रीडिंग होती तो क्या बोलता, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय आपका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इसको रिलेटिव एरर कहा जाता है। जैसे पीछे अभी आपको याद हो टाइम पीरियड का जो हमने फॉर्मूला बनाया था, कुछ इस तरह से वैल्यू आई थी 3.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, आपको याद हो कुछ इस तरह से तो लिखा था। अब इस केस में रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, तो ये जो एरर आपको दिख रहा है 0.1, इसको डिवाइड कर दो किससे, इस आगे वाली वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से, यानी 0.1 डिवाइड बाय 3.6, दिस इज द रिलेटिव एरर। बड़ा ही आसान है रिलेटिव एरर निकालना, ये जो पीछे वाली वैल्यू है उसको आगे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, और बड़ा आसान काम है, इस तरह से आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। और फिर आती है एक और कांसेप्ट की बारी, दैट इज परसेंटेज एरर, दैट इज परसेंटेज एरर। तो ये बड़ा आसान है यार, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो भी रिलेटिव एरर निकाला उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तुमने 100 से गुना करना है, तो परसेंटेज में आ जाएगा। देख लीजिए रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 बन गया परसेंटेज एरर। जैसे इसी में निकाला था तो बेटा ये लगभग आया था 0.028, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2.8%। तो परसेंटेज एरर निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास कोई वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, लेट अस सपोज जो वैल्यू है मैंने ऐसे लिखा, किसी का मास मेजर कर रहा था वो 20 केजी प्लस माइनस मान लीजिए लिखा 0.1 केजी, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप केजी को कॉमन भी बाहर निकाल सकते हो, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो उसको 20 प्लस माइनस 0.1 केजी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको बोला कि यार ये कहीं रीडिंग की वैल्यू है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हर एक टर्म का मतलब क्या है। ये बता रहा है बेटा ट्रू वैल्यू को, ये बता रहा है आपको एरर कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा अगर आपको रिलेटिव एरर पूछ ले तो क्या करोगे आप, 0.1 को 20 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास क्या है रिलेटिव एरर। और अगर आपको परसेंटेज एरर पूछे तो 0.1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 से, तो इसका ये वाला जीरो में नीचे लगा दो, इसको पॉइंट को हटा के, तो ये दो जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो 1/2 दैट इज 0.5%। यानी इस रीडिंग के अंदर ये जो लिखा गया इसमें कम से कम 0.5% का एरर ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ आया हो तो लाइक वाले बटन को जरूर दबाओगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, क्योंकि आपके शेयर से ही तो मुझे पता लगेगा कितने बच्चों ने वीडियोस देखा, तभी मुझे भी खुशी मिलेगी कि हाँ कुछ बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए तो यार लाइक करना मत भूलना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो अगला हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज लीस्ट काउंट एरर। अभी मैं थोड़ी देर पहले इनडायरेक्टली बता के भी गया था कि लीस्ट काउंट की वजह से भी एरर आ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और उसकी मेजरमेंट के दौरान जो वैल्यू है वो लीस्ट काउंट से कम वाली हो तो एरर आने के बहुत ज्यादा चांस है। कैसे, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाया। आपके पास एक इतना टुकड़ा है जो है 1 केजी का, अगर आपके पास इतना टुकड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए ये 2 केजी का है, ठीक है, और एक आपके पास बड़ा टुकड़ा है इतना, वो है 5 केजी का। तो मैंने आपको बोला यार आपने सब्जी को तोलना है इसकी हेल्प से, तो मुझे बताओ क्या तुम आधा किलो सब्जी तोल सकते हो इससे? तो नहीं, क्योंकि मैं सर कम से कम 1 किलो एकदम एक्यूरेट बता सकता हूं, मैं 2 किलो वाला भी एक्यूरेट बता सकता हूं, मैं 5 किलो भी एक्यूरेट बता सकता हूं। क्या आप 3 किलो बता सकते हो? सर बिल्कुल, मैं इन दोनों का यूज करके 3 किलो भी बता सकता हूँ, लेकिन आप 700 ग्राम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि 1 किलो से कम वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, यानी एरर आ जाएगा आपके पास। तो इसको लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है, मतलब इसकी जितनी औकात है औकात से कम ये नहीं बता पाएगा। ठीक है ना, 1 किलो से कम नहीं बता पाएगा। एक स्केल, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ स्केल का, अगर उस पे लिखा है 0 और इसमें ऐसे 10 डिब्बे बना रखे हैं और फिर सीधा लिखा 1 सेंटीमीटर, फिर 10 डिब्बे से ऐसे लिखे फिर लिखा 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो स्केल है वो कम से कम कितना बताएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, यानी 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक तो एकदम सही बता सकता है, 0.1 बता सकता है, 0.2, लेकिन 0.1 से छोटा आते ही इसके हाथ खड़े हो गए, ये नहीं बता पाएगा। तो इस तरह का जो एरर होता है बेटा उसको लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि उस इंस्ट्रूमेंट की औकात कितनी है, वो कितना बता पाते हैं। ठीक है, और कैसे निकालते हो? लीस्ट काउंट एरर हमेशा किसके इक्वल होता है? उसके रेजोल्यूशन के इक्वल होता है, मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। थस द लेंथ ऑफ अ पेन इज लाइकली टू बी, मान लीजिए एक पेन की लेंथ को मेजर किया गया, देखिए आप देखिए जरा, तो पेन की लेंथ यहां पर आ रही है, देखिए इस और इस ब्लॉक के बीच में आ रही है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो बेटा, तो इसका तो मुझे एग्जैक्टली पता है, ये 4.7 है और ये मुझे पता है 4.8 है, और लेंथ तो उसके बीच में आ रही है कहीं भी, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी। तो क्या लिखेंगे इसको बेटा? 4.7 के बारे में तो श्योर है हम, बिल्कुल ठीक है। फिर हम लगा देंगे यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या है मुझे बताओ?
अब 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होता है बेटा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे-छोटे डिविजन्स है। देखिए इसको जूम करके बड़ा करके भी दिखा रखा है मैंने, आप ध्यान दिया है। तो देखिए 4.7 तो एक्यूरेट था, 4.8 भी पता है हमें, 4.8 से कम है, 4.7 से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? तो 4.7 प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे लीस्ट काउंट। कितना है मैंने बताया अभी, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिब्बे हैं, 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन बताएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लगा देंगे हम क्या, 0.1। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। आई थिंक सो क्लियर है आपको। चलो अब अगला कंसेप्ट, फिर इसके साथ आपको दिख गया आईपी की गोली। सर आईपी की गोली जगह जगह पे घुसा दी। अरे उन जगह पे घुसाऊंगा जहां पर क्वेश्चन बनने के चांस है। एयरफोर्स वालों सुन लो, तुम्हारे न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। एनडी वालों को बहुत कम आता है। तो आपके जो न्यूमेरिकल है वो इनसे बन सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये, अब इनको समझना जरा कि खाली एरर को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैंने बोला कि एक किसी चीज की लेंथ को मैंने मेजर किया, वो ऐसे था 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर था, लेट अस सपोज। मैंने किसी की ब्रेड्थ को मेजर किया, वो आया 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूंगी तुम दोनों क्या करो, इन दोनों से आप एरिया को कैलकुलेट करो। तो सर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यार करना तो पड़ेगा, फॉर्मूला यही होता है। अब बताओ लेंथ में भी एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है, तो क्या एरिया में भी एरर आएगा? तो सर बिल्कुल एरर आएगा। कितना एरर आएगा, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट में हम जानेंगे कि जब दो चीजों को जोड़ा जाता है, जब दो चीजों को घटाया जाता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, जब डिवाइड किया जाए, तो उस केस में एरर का क्या होगा, है ना? क्या होगा रे सांबा तेरा? तो हमें यही सीखना है इसके अंदर। तो हमने तीन क्वांटिटीज बना ली। एक को हमने नाम दिया ए, ठीक है, एक क्वांटिटी, ये मार्कर भाग जाता है मुझे दिखता नहीं कहाँ है, तो ठीक है। एक क्वांटिटी ए बना ली मैंने, लेट अस सपोज ए है, उसमें जो एरर आएगा उसको लिखेंगे डेल्टा ए से। ठीक है, एक क्वांटिटी बी है, उसके अंदर जो एरर है उसको लिखा डेल्टा बी से। अब इन दोनों को जोड़ा भी जा सकते हैं, इन दोनों को घटाया भी जा सकता है, इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, पावर में भी लिख सकते हैं। और इनका जो रिजल्ट होगा उसको जनरली मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, एक्स से। ठीक है ना, और उसमें जो एरर आएगा दैट इज डेल्टा एक्स। अब ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, इनको जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक किया, ये स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम ए और बी को या तो जोड़े या घटाएं, या हो रहा हो उनका एडिशन या हो रहा हो उनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दोनों केसेस में रूल सेम है, इसलिए एक ही स्लाइड के अंदर दोनों दिख रहे। क्या एरर के अंदर जब दो चीजों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, उस सिचुएशन में रूल सेम होते हैं। क्या होता है रूल सेम, सुनना जरा, कि अगर आप दो चीज को घटा रहे हो या क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, उस सिचुएशन में रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होता है, ध्यान से सुनना, डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या है, ध्यान से सुनो, डेल्टा एक्स है रिजल्ट के अंदर एरर डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, है ना। ये क्या हुआ, ये हुआ रिलेटिव एरर। ये क्या बेटा, रिलेटिव एरर किसके अंदर, इन रिजल्ट। रिजल्ट मतलब दोनों के सम के अंदर किसकी इक्वल होगा, वो होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब पहले का एरर प्लस दूसरे का एरर डिवाइड बाय ए प्लस माइनस बी। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अच्छा, उसके साथ साथ ये वाली एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि दो चीजों के सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपने एरर को तो हमेशा जोड़ना है। सर समझ नहीं आया, क्या बोल के समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि तुम्हारे पास एक डिब्बा है इस तरह से, और उसका जो मास है, ठीक है ना, वो कितना है, वो है 20 प्लस माइनस 0.1 केजी। ठीक है, एक डिब्बे का मास कुछ इस तरह से। एक और डिब्बा है यार तेरे पास, मेरी बात को सुन भाई, उस डिब्बे का जो मास है वो है 10 प्लस माइनस 0.2 केजी, इस तरह से। और आपको बोला कि यार इन दोनों को एक ही जगह डाल दिया, एक ही जगह रख दिया, अब मुझे बता टोटल मास कितना होगा। तो टोटल मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, आगे वाली वैल्यूज को सिंपल जोड़ना है। ये 20, ये 10, इसमें कोई चेंज नहीं है, कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। अब प्लस माइनस, अब एरर के साथ क्या लॉजिक करना है, तो यार ये रहा एरर वाला, कि एरर को भी सिंपल जोड़ना है। ये 0.1 है और ये 0.2 है, तो 0.1 और 0.2, सर ये तो 0.3 होता है, तो लिख दो यार, क्यों घबरा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो। तो आपका ये आंसर आ गया, देख लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिंपल। और अगर मैं क्वेश्चन में बोलता यार तुम्हें ना क्या करना है, M2 माइनस M1 माइनस M2 करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, इनका डिफरेंस बताओ, तो क्या करती है। तो अब डिफरेंस करना है तो ये आगे वाले में करो, ये 20 और ये 10, 20 में से 10 गया तो सर 10 बचा, प्लस माइनस। अब एरर का क्या करें, एरर को घटाना है, नहीं,
एरर को तो सिर्फ तुम जोड़ोगे ही, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे आपका एडिशन हो, इनको जोड़ना ही जोड़ना है। तो 0.1 प्लस 0.2 तो 0.3 kg, बस यही चीज दिमाग में बिठानी है। यानी जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ आगे वाली वैल्यू पे लगेगा। एरर वाला कॉलम जो है वो हमेशा ऐड करोगे। कब की बात हो रही है? जब आपकी एडिशन की बात हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो। एक एग्जांपल और समझते हैं जिस तरह से आपकी किताब में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए आपको कहा यार एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से थोड़ा सा मैथमेटिकल सा बना लेते हैं। एक ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बोला 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। सिंपल सिंपल वैल्यू ले रहा हूं यार ताकि सोल्व करना आसान हो मुझे। दूसरा वैल्यू मैंने लिया, मान लीजिए ये है 30 प्लस माइनस 0.4 ओम। ये दो रेजिस्टेंस, और आपको बोला कि इन दोनों को लगा रखा है सीरीज में, तो आपसे बोला टोटल रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। सीरीज में बोला टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है, और साथ में बेटा उसका परसेंटेज एरर भी बताना है, ठीक है ना, परसेंटेज एरर भी बताना। और आपको बोल भी दिया यार, सुन लो भाई, कि टोटल के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। इसने आपके काम को आसान कर दिया, बता दिया कि उनको सिंपल जोड़ना है, आपने ऐड करना है। तो यार ये तो बहुत काम आसान है, ऐड करना है। तो देखो 10 और 30 को सिंपल जोड़ा मैंने, 10 और 30 होते हैं 40, तो मैंने लिखा 40। अब लिखा प्लस माइनस। अब इस एरर का क्या, इधर 0.1 और इधर 0.4, तो एरर को भी जोड़ना है। तो 0.1 और 0.4 दैट इज 0.5। तो ये आपके पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। लो, आसान सा आंसर, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, आसान सा आंसर था। अब बारी आती है कि इसका सर परसेंटेज एरर भी बताना है। तो परसेंटेज एरर किसके अंदर बेटा, परसेंटेज एरर इन आर। बड़ा ही आसान तरीका है, रिलेटिव एरर यानी 0.5 डिवाइड बाय 40, क्योंकि इससे रिलेटिव एरर आया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका एक जीरो हटाया, यहां लगाया मैंने, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो आपके पास आया बेटा 3/4। तो भैया 3 को 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज द परसेंटेज एरर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा आपको। मेरी बात को समझ पा रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और दिमाग में एक ही चीज बैठा लेना कि चाहे आपको जोड़ना हो चाहे आपको घटाना हो, एरर हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, एरर को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो गड़बड़ कहां होगी? गड़बड़ सिर्फ आगे वाली टर्म में होगी। गड़बड़ कहां होगी? आगे वाली टर्म में, यहाँ पर इस टर्म के अंदर गड़बड़ होगी, ठीक है ना। यहाँ पर फर्क पड़ेगा, एडिशन है तो यहाँ पर ये चीजें ऐड से आएंगी, सब्ट्रैक्शन है तो ये सब्ट्रैक्शन से आएगी, ठीक है। चलो अभी अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल क्या है कि अगर हमें कहीं पर दो चीजों को क्या करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, या करना पड़े सब्ट्रैक्ट, यानी सॉरी डिवाइड करना पड़े, ठीक है ना, क्षमा चाहूंगा, या उनका वो डिवीजन, तो दोनों में भी सेम चीज है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम, वैसे मल्टीप्लाई और डिवीजन के अंदर भी सेम रोल है। क्या है ध्यान से सुनना, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उस केस में क्या होता है, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट, रिलेटिव एरर इन हमारा आंसर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर किसके अंदर बेटा, पहली टर्म में, फर्स्ट टर्म में, प्लस रिलेटिव एरर किसके अंदर बेटा, सेकंड टर्म में। और इससे मैं बताना चाहूं बड़े एक आसान, अगर पूरे को 100 से गुणा कर दें, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्या, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन फर्स्ट वाली टर्म प्लस परसेंटेज एरर इन सेकंड वाली टर्म। चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, दोनों केस में सेम होगा, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, परसेंटेज एरर सिंपल जुड़ जाते हैं। सर एग्जांपल के साथ बताओ, एग्जांपल की बात समझो, सुनो। लेंथ लिखा मैंने 100 प्लस माइनस 5 मीटर, मैंने ब्रेड्थ लिखा कितना, 10 प्लस माइनस 1 मीटर, मैंने कुछ ऐसे लिखा। मैंने आपको बोला भैया तुम्हें क्या करना है, इससे एरिया को निकालना है, एरिया को निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे, बिल्कुल आसान सा तरीका। अब एग्जैक्ट लिखो उसको। अब देखिए इनको आगे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1000, बिल्कुल आ गया प्लस माइनस। अब यहां वाला कैसे निकालोगे यार, यहां वाला ऐड नहीं होगा, यहां पर तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। देखो इसमें पुट करो, तो डेल्टा ए, पहले में एरर कितना बेटा, पहले में 5 एरर है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ये तो 100 है, प्लस डेल्टा बी दैट इज 1, बी कितना बेटा 10 है, और इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो, x क्या है इनका मल्टीप्लाई दैट इज 1000। तो यहां से इसमें पुट करोगे और तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, डेल्टा x आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। तो सर लंबा चौड़ा काम हो गया इसको निकालने के लिए। तो इसमें क्या याद रखोगे, इसमें याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका, जो रिजल्ट आपको बिल्कुल दिखेगा दिखेगा क्या। अब पहली लेंथ के अंदर आप परसेंटेज एरर निकालो,
तो परसेंटेज एरर निकाले, कैसे निकालोगे? आप निकालो सर 5 डिवाइड बाई 100, ये आया रिलेटिव, 100 से गुना किया, आ गया परसेंटेज, तो आया 5%, मतलब लेंथ के अंदर 5% का एरर है। अच्छा ब्रेड्थ में बताओ कितना है? ब्रेड्थ में 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इससे कैंसिल हुआ बेटा, ये है 10%, यानी ब्रेड्थ में 10% एरर। और तो एरिया में पता कितना आएगा? एरिया में कितना एरर आएगा? सिर्फ इसको जोड़ दो, 15% एरर गारंटीड है, बिल्कुल एग्जैक्ट। सुनना मेरी बात को, इसको फील करना। अगर क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है, बड़ा आसान काम है, आप परसेंटेज एरर के साथ खेलो, परसेंटेज एरर से आसान हो जाएगा। क्या रिजल्ट के अंदर जो एरर होगा वो सिंपल क्या होगा, दोनों का एरर को जोड़ना है। कौन से एरर को जोड़ना? परसेंटेज एरर को। लेंथ में 5%, ब्रेड्थ में 10%, तो एरिया में 100%। एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ, ये क्वेश्चन को सुनना। मैंने बोला तुम्हें एक डिब्बा है तेरे पास, एक डिब्बा है इस तरह से, ठीक है ना, उसका लेंथ भी है, कुछ ब्रेड्थ भी और कुछ हाइट भी है। मैंने बोला लेंथ के अंदर 2% एरर कर दिया मैंने, ब्रेड्थ के अंदर मैंने बोला 3% एरर है, मैंने बोला उसकी हाइट के अंदर 2% एरर है। तो क्या बता सकते हैं वॉल्यूम में कितने परसेंट एरर आएगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आ गया ना मल्टीप्लाई वाला रूल। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? सिंपल एरर को जोड़ोगे, 2 प्लस 3 प्लस 3, 2 प्लस 3 प्लस 2, सॉरी कितना आएगा? 4 और 3 7%, वॉल्यूम में 7% का एरर आएगा। बताओ कुछ लॉजिक करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, ये कितना आसान आंसर है, ठीक है ना। तो ये वाला दिमाग में बिठा लेना। और इवन डिवीजन में भी हो तो भी ये चलेगा। डिवीजन में मतलब अगर मान लीजिए मुझे कहा गया, ध्यान से सुना, एक फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको बोला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, भैया तुमने ये सुना होगा कि जो V होता है वो IR होता है। सर बिल्कुल मैंने सुना है। अब मैंने बोला कि यार बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि करंट की वैल्यू तुम्हारे पास 20 प्लस माइनस 1 एम्पियर है, ठीक है, मैंने बोला भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 10 प्लस माइनस 1 ओम है, तो मुझे बता सकते हो कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? तो सर इस केस में तो मेरे पास फॉर्मूला है V इक्वल टू I, और होता है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। बिल्कुल लगाओ यार, लगाओ लगाओ। कैसे निकालोगे? अब V निकालना है, देखो V निकालने के लिए I इंटू R का मल्टीप्लाई, तो इधर 20 को 10 से गुना किया, यानी आ गया 200 प्लस माइनस, लेकिन यहां वाली वैल्यू के लिए लंबा थोड़ा काम करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो बिल्कुल आसान है। अगर मुझे डेल्टा V निकालना है, क्या करूंगा? आपको पता है कि रिलेटिव एरर इन V इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन I प्लस रिलेटिव एरर इन R, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इस V को उठा के मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, ठीक है। अब क्या कीजिए बेटा, डेल्टा I यानी 1 डिवाइड बाई 20, 1 डिवाइड बाई 20 प्लस में 1 डिवाइड बाई 10 होल मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आ जाएगा 200। तो चलो इसको कर लो सोल्व। तो एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम आपके पास आ गया शायद 20, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आएगा 2, और इधर आ गया कितना? 200। तो यार इसने इसका कत्ल कर दिया, तो ये बचेगा शायद 10, ये बन जाएगा 30, तो बेटा यहाँ पर आ गया 30। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल, ठीक है, इतना आंसर आ गया। तो मुश्किल था, काम नहीं था, बिल्कुल आसान था। बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्या करता, V और R दे देता, I निकालता, I पूछ लेता, तो I का फॉर्मूला क्या होता बेटा? V बाय R। रूल सभी यही लगते, सिर्फ छोटा सा फर्क आता है, पता है क्या? ये जो फैक्टर था ना, अगर आप I की वैल्यू निकालो तो I कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखो V बाय R है, तो V आपका कितना दिया होता है? मान लेते हैं क्वेश्चन में V, ये क्वेश्चन मान लेते हैं, यानी इस बार आपको ये I भी दे रखा है, यहाँ से मैंने I को गायब कर दिया, ठीक है। R आपको ये दे रखा है और आपको V ये दे रखा है, तो I कैसे निकालते? तो देखो V बाय R यानी 200 बटा में 10, तो ये आता 20 प्लस माइनस ये वाला फैक्टर निकालना, और ये वाला फैक्टर निकालने के लिए इसी तरह के रूल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम कर सकते हो। फिर भी अगर डाउट रहता है तो यार तुम फ्री टू कमेंट, बिल्कुल कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, चिंता मत करना, आसान है प्रैक्टिस करना इसकी। और मैं आपको बता दूं, इससे जो अगली वीडियो होगी ना, वो हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की होगी। 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको करवाए जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे, और भी बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। अब इन सब में मैं बताऊं, इन सब के अंदर आज की क्लास की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है यही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की वीडियो की। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला पावर में दिख जाए, जैसे लिखा x इज इक्वल टू e की पावर n, अब n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, तो क्या होगा x के अंदर अगर आपने एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू पावर को आगे लिख दो, रिलेटिव एरर इन e, यानी अगर परसेंटेज वाइज भी लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से कर दो, यानी परसेंटेज एरर इन रिजल्ट, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a। ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला बन गया सर, एग्जांपल से बताओ। मैंने एग्जांपल लिख दिया भैया, मैंने बोला कि p जो होता है वो x की पावर 4 होता है, और मैंने बोला यार x के अंदर अगर 2% का एरर है तो मुझे बताओ p के अंदर कितने परसेंट का एरर होगा?
तो सर बड़ा आसान सा तरीका है क्या, अगर मुझे पी का एरर पूछा है, ध्यान से देखो, परसेंटेज एरर इन पी, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, परसेंटेज एरर इन पी मस्ट बी इक्वल, इक्वल का निशान, पावर को चुपचाप आगे ले आओ, तो पावर को आगे ले, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन एक्स। तो यार ये तो मुझे पता है, एक्स के अंदर तो 2% दे रखा है, तो क्या बात है, 2 दे रखा है, तो 2 को 4 से गुना किया तो 8%, तो पी के अंदर 8% एरर आया। यानी आपको करना क्या है, एक्स के परसेंट को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है, आसान से आंसर आ गया। अरे आसान सा आंसर आ गया। अभी रुकना मत, अभी अभी रुकना मत, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर। चलो एक मैंने और फॉर्मूला लिखा, मैंने लिखा कि वॉल्यूम जो होता है भैया, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। मैंने बोला किसी स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर पता है ये तुम्हें, नई चीज थोड़ी बता रहे हो। मैंने बोला कि अगर उसकी रेडियस को 2% श्रिंक कर दिया जाए, मतलब उसकी रेडियस को 2% सिकुड़ा दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, या 2% श्रिंक हो गया, या वो 2% बढ़ा दिया गया, 3% बढ़ा दिया गया, 4% बढ़ा दिया गया, x% बढ़ा दिया गया, तो मुझे बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। अरे बिल्कुल आसान, परसेंटेज वाला रूल लगाओ। 4/3 एक कांस्टेंट नंबर है, कोई चेंज नहीं। पाई एक कांस्टेंट नंबर है, कोई चेंज नहीं, चेंज आएगा आर की वजह से। तो क्या करना है बेटा, अब आपको पता है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, आर की पावर दिखी 3, तो मैंने 3 को पहले निकाला आगे, फिर परसेंटेज इन चेंज इन आर, तो 3 को आर के परसेंट से मल्टीप्लाई करो, आर का परसेंट तो 2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3 को 2 से गुना किया कितना आया 6%, तो वॉल्यूम में 6% चेंज आएगा। अगर रेडियस को कम कर रहे हो तो यार वॉल्यूम भी तो कम होगा, रेडियस को 2% कम करो, वॉल्यूम 6% कम होगा। देखो क्वेश्चन बन गया, कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या मुश्किल है, मुझे बताओ। नहीं है ना, एक क्वेश्चन और बनाए, चलो भी अगले अगले पेज पे देखो, एक नहीं कई क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला ना हो, अगर मैं बोलता हूं कि यार कोई ये जेड टर्म है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। मैंने लिखा a का पावर n है, b का पावर m है आपके पास, और c का पावर मान लेते हैं कुछ n m o मान लो, यार कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब कुछ टर्म्स ऊपर कुछ टर्म्स नीचे, और पावर भी सबकी, तो बहुत ही सिंपल सा। अगर आप परसेंटेज चेंज निकालो, ये सिर्फ परसेंटेज के लिए ध्यान देना, परसेंटेज चेंज इन जेड निकालना चाहते हो तो बड़ा आसान सा तरीका है। पावर पहले देखो a को, a की पावर n है, आगे लिखा a का परसेंटेज, ठीक है। फिर देखिए m की m पावर आगे लिखा b का परसेंटेज, फिर c का पावर कितना है 0 या o, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c का परसेंटेज। फिर सबको तुम्हें जोड़ना है, ऐड ही करना है, ये ध्यान देना, सबको ऐड करना है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, भेदभाव नहीं करना, सबको ऐड करना है, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, ठीक है ना। चलो एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कुछ इस तरह से कि छोटा जो g होता है वो होता है कैपिटल G m/r², मैंने ऐसे बोला, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू का ग्रेविटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर ये g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ द प्लेनेट, r है रेडियस। मैंने तुम्हें बोला कि यार मुझे बताओ, अगर किसी प्लेनेट के मास के अंदर 10% चेंज लाया जाए और उसकी रेडियस के अंदर 2% चेंज लाया जाए, तो क्या g में चेंज आएगा। सर क्या पूछ लिया, बड़ा आसान सा पूछ लिया। अब बताओ, तीनों में ये तो कांस्टेंट है, जी तो कभी नहीं बदलता। अब परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो इसको भूल जाओ। अब m की पावर दिख रही है कुछ, तो मुझे तो दिख गया 1, तो मैंने इसको लिखा 1 आगे, इनटू परसेंटेज चेंज इन m, ठीक है। r की पावर कितनी है 2, तो 2 को आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन r, और सबको ऐड ही तो करना है, तो मैंने बीच में एक बड़ा सारा ऐड का सिंबल लगा दिया ताकि मैं भूल मत जाऊं। अब m का परसेंट कितना बेटा 10%, तो मैंने यहां लिख दिया, प्लस 2 गुना में रेडियस के अंदर कितना दे रखा है बेटा 2%, तो 10 यहां से आया, प्लस 4 वहां से आया, टोटल कितना बता 14%, यानी आपका जी में 14% चेंज आएगा। और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी वालों का, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जनरली यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसके अंदर मास में चेंज नहीं बोलता, रेडियस में अकेला चेंज पूछा जाता है। तो अगर अकेला रेडियस का बोल रहे हो तो यार इस फैक्टर को भी भूल जाओ तुम, क्योंकि अगर मास भी कांस्टेंट दे दिया तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स चेंज इन रेडियस, बस यही फॉर्मूला लग जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो। चलो एक एग्जांपल और देख लो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मैंने लिखा x स्क्वायर y क्यूब डिवाइड बाय z स्क्वायर, ठीक है ना। आपसे बोला कि अगर x के अंदर 1% एरर है, y के अंदर 2% एरर है, z के अंदर 3% एरर है, तो भैया p के अंदर कितने परसेंट एरर आएगा, कमेंट करके तुम बताओगे। साथ में मुझे पता लगता रहेगा किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखी, क्योंकि आंसर तो वही देगा ना जो वीडियो को देखेगा, तो यहाँ तक पहुंचा होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो, इसका आंसर दोगे। फिर भी नहीं समझ आता यार, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, कब मर्जी तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला वाले बना सकते हो तुम, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मूला को घुसा सकते हो, सिर्फ ये जी वाला फॉर्मूला ही नहीं है, कोई भी फॉर्मूला घुसा सकते हो तुम। लेट अस सपोज मैंने लिखा, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ यार, यहाँ नीचे खाली जगह काफी है। मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है p स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोला कि मास रखा गया कांस्टेंट, मोमेंटम को 100% बढ़ा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? तो देखो अगर m कांस्टेंट है तो इसको जाओ भूल, तो देखो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पावर को मैंने आगे लिखा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, अब पावर आगे लिखा, मोमेंटम को अगर मैं 100% बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी 200% बढ़ जाएगी यार। कितना आसान क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मास को भी चेंज करता तो प्लस में मास वाला और लिख देते हम, जो भी चेंज आता, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा काम, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, एरर का कंसेप्ट यहीं खत्म होता है। अब जनरली अगर मैं बोलूं तो शायद आपकी किताब के अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मेरे हिसाब से खत्म नहीं होता। अब बचते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ डिवाइस जिसकी हेल्प से लेंथ वगैरह को मेजर करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। शायद 15 से 20 मिनट का काम हो रहा है, भी थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आप अगर प्रीवियस के क्वेश्चंस को देखोगे, अगर आप यूपीएससी में, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए, बड़ी खुशी होगी इन टॉपिक्स को देख के, लेकिन इतने सारे एक जगह पर कभी नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो उसको समझना है तो पहले आपको पता होना चाहिए यार, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नाम की चीज क्या होती है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नाम की चीज क्या होती है? क्या होता है, हमें खुशी मिलती है जब भी कोई नंबर 10 की पावर में दिख जाए। अगर कहीं पर लिखा है 9.2, जैसे ग्रेविटी की बात करें यार, जी की वैल्यू 9.8 और जी की वैल्यू 10 लिखना, तो यार दिन रात का फर्क है। जब भी नीचे वाला लिखा मिल जाए तो हमें सोचते हैं कि जन्नत मिल गई, और इसको देखते बोलते जैसे नरक के हमारे दर्शन हो गए, है ना। तो आपसे 90% बच्चे ये नीचे वाली वैल्यू को देखते बड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि 10 की पावर में मिल गया, चीजें आसान हो जाती है स्टडी करना। तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी साइज को आप 10 की पावर में एक्सप्रेस करो, इस चीज को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ठीक है ना। 10 की पावर में एक्सप्रेस करना, जैसे मैं आपको बोलूं एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे बताओ ये 7 मैंने लिखा, एक 7 नंबर लिखा, तो अगर मुझे इसको 10 की पावर में लिखना है तो ये मुझे बताओ किसके नजदीक है? ये 0 से लेके 10 के बिल्कुल बीचों बीच है। 0 को बेटा मैं 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, और 10 को मैं 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ। मुझे बताओ ये सबसे नजदीक किसके? ये 10 की पावर 1 के नजदीक है। तो यानी मैं इस 7 को अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ, मतलब ये ऑर्डर कौन सा है? 1 वाला ऑर्डर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है बेटा, 42 नंबर है, तो मुझे बताओ इसके आसपास 10 कौन से? तो ये 10 से लेके 100 के बीच में है ना, और नजदीक किसके? मुझे बताओ ये 10 के ज्यादा नजदीक है, यानी इसको 10 की पावर 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास एक नंबर है 794, तो मुझे बताओ इसके नजदीक 10 कौन से? यानी इसके नजदीक या तो एक 100 है, या एक 1000 है, इनके बीच में। अभी ज्यादा नजदीक इसके 1000 के, ये 10 की पावर 3। तो इस तरह से उसको लिखा जाता है। और यहाँ पर एक डायरेक्ट रूल भी है, क्या? टू गेट द अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ नंबर 1 में राउंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू 1, क्या करो सबसे पहले आप उसको एक कोफिशिएंट में ले आओ, ठीक है ना। इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5, अगर वो 5 के बराबर है या उससे कम है, तो आप क्या करो, उसको एज इट इज रखो। और अगर वो 10 मतलब 5 से ज्यादा है, 10 के बीच में, सॉरी 5 से बड़ा है, तो उसको 10 लिखो। ये क्या बता रहा हूं मैं, इसको समझाता हूँ, सुनना जरा। जैसे लेट अस सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 केजी, ऐसे लिखा है। आपसे बोला यार इस इलेक्ट्रॉन के मास को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखो। तो सबसे पहले आपने आगे वाले नंबर को देखना है, वो नंबर आपका 0 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, 0 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये नंबर 9.1 है, मतलब 9 और 10 के बीच में। तो इस नंबर को आप ध्यान से देखो, इसको घूरो अच्छे से। अगर ये नंबर आपको, अगर ये नंबर आपको 5 और 10 के बीच में दिख जाए, इसकी जगह चुपचाप 10 लिख दो। क्या लिख दो बेटा? 10। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 10, इन्हें 10 की पावर 1 लिख दिया। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर -31, तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 की पावर -30, यानी इसका ये आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी ये -30 की ऑर्डर की है। फिर जैसे मास ऑफ यूनिवर्स अप्रोक्सीमेट आईडी, जैसे वैल्यू है 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 53 केजी। अब इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बदलना है, तो सबसे पहले मैंने इस आगे वाले नंबर को देखा, तो ये नंबर मुझे बताओ, ये नंबर तो 1.5 है, मतलब 1 और 2 के बीच में। तो आपका नंबर क्या है बेटा? 0 से लेके आपका 5 के बीच में है। तो अगर ऐसा आता है तो उसकी जगह सिंपली 1 लिखना है। तो मैंने इसकी जगह सिंपली क्या लिख दिया बेटा? 1 लिख दिया। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 53 आएगी, तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 53, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसका, कोई एक आधा एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ इधर कॉर्नर में लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ माउंट एवरेस्ट की बात करें। माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसे 8,848 मीटर है लगभग,
ठीक है ना। तो इसको मैं सही लिखूं, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मुझे बताओ 8.848 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आसान हो जाता है थोड़ा सा लिखना। अब ये नंबर देखो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो उसकी जगह 10 लिख दो, तो 10⁻1 और ये 10⁻3 कितना बेटा 10⁻4 मीटर, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻4 है। क्लियर। चलो अब हमारे पास क्या है, अब कुछ मेथड्स हैं मेजरमेंट के, क्योंकि चैप्टर मेजरमेंट का है तो जब तक यार तुम ये नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है लेंथ की मेजरमेंट के लिए, कि लेंथ को मेजर करने के तरीके कौन कौन से। तो जनरली हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के लिए, लेंथ की बात हो रही है जनरली। सबसे पहला मेथड रहता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, और दूसरा रहता है बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स, जिसमें हम किसी ना किसी पर्टिकुलर मेथड का, किसी अप्रोच का, किसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट के अंदर जैसे मीटर स्केल आता है, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, फेरोमीटर। इनडायरेक्ट के अंदर जैसे इको मेथड, सोनार मेथड, रडार, लेजर, पैरेलैक्स मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, रदरफोर्ड, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड, डोपलर शिफ्ट, इंटेंसिटी मेथड, ऐसा बहुत सारे हैं। आपने ये वाले नाम बहुत बार सुने होंगे। देखिए कोई अलग से सिलेबस में तो नहीं आते आपके, आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में तो इनके बारे में कभी पूछा गया, आपको देखा होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यार मीटर स्केल की बात करें, किसकी बात करें, मीटर स्केल की। तो इस तरह से सबने देखा होगा मीटर स्केल। तो मीटर स्केल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आप आमतौर पे यूज करते हो। तो इसकी यूज कब तक होती है, जब तक आपको कहां से कहां तक, लगभग ये मान के चले यार बेटा 0.1 सेंटीमीटर से मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा तो कितना भी मेजर कर सकते थे। हाँ, अर्थ से सन वाला नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कितने स्केल लगाते फिरोगे। तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर का ये कितना हिस्सा हुआ, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा हुआ। यानी इसको अगर मैं मीटर की टर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको मीटर की टर्म में लिखना चाहूँ तो बेटा 10⁻³ मीटर ये इतना कम भी मेजर कर सकता है। ज्यादा चाहो तो इससे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50 मेजर कर सकते हैं। एक हमारे पास रहता है वर्नियर कैलिपर, कुछ इस तरह से दिखता है, आपको फिजिक्स लैब में देखा होगा आपने। तो ये थोड़ा सा इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर 4 मीटर तक भी मेजर कर सकते हैं, यानी ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। एक रहता है बेटा इस तरह से स्क्रू गेज, ये इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, ये 10⁻⁻5 मीटर तक मेजर कर सकता है, यानी 0.001 सेंटीमीटर तक। ठीक है। और ये एक स्फेरोमीटर आता है, ये इससे भी ज्यादा मतलब कम मेजर कर सकता है, 10⁻⁻6 मीटर की रेंज तक खींच रहता है, ये -5 -6 के आसपास ही रहता है। ठीक है ना। तो ये इतना मेजर कर सकता है, ये एक्यूरेसी वाइज है यार, सबका अपना अपना यूज है। पेपर की थिकनेस की बात हो, वायर की डायमीटर की बात हो, रेडियस की बात हो, उनको मेजर करने के लिए हम जनरली इनका यूज करते हैं लैब्स के अंदर। ठीक है। +2 के एक एक्सपेरिमेंट में भी यूज होता है, स्क्रू गेज तो कई बार यूज करते हो। अब आती है बारी इनडायरेक्ट मेथड्स की। कौन से मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में सबसे पहले आईपी की गोली लगी हुई, यानी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इको मेथड। सबसे पहला कौन सा है हमारा, इको मेथड। कहां है, हाँ ऊपर टच कर रहा हूं, ये इको मेथड। ठीक है। इको मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह से साउंड वेव को क्रिएट करके भेजा जाता है। साउंड वेव जाती है, सामने किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है ना। साउंड वेव गई, टकरा के वापस आई। अब जब वो गई तो उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब वो आई तब भी उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। अगर मुझे पता हो कि साउंड जो हमने क्रिएट किया उसकी स्पीड कितनी है, अगर उसकी स्पीड को मैं v लिखता हूं, तो स्पीड ऑफ साउंड किसकी इक्वल होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। साउंड को जाकर टकरा के वापस आने में लगा टाइम। तो यहाँ से अगर मैं 2d निकालता हूँ बेटा, 2d आपके पास आया v × t, तो यहाँ से आप d निकाल सकते हो क्या, v × t डिवाइड बाय t। अगर आपके पास v पता हो, स्पीड ऑफ साउंड पता हो उस पर्टिकुलर मीडियम में, आप अगर टाइम कैलकुलेट कर लो किसी मशीन की हेल्प से कि कितना टाइम लगा उसको जाने में और वापस आने में, और उसको 2 से डिवाइड कर दो यार, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि आपसे वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। ठीक है ना। इस तरह से देखो यार, आप वो आदमी जो है वहां जाए बगैर डिस्टेंस मेजर कर रहा है। दिस इज इको मेथड। तो इको मेथड में जनरली किसका यूज किया जाता है, साउंड वेव्स का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। इको मेथड में किसका यूज करते हैं बेटा, साउंड वेव का। देन हमारा अगला मेथड है दैट इज सोनार। सोनार साउंड के मिलता जुलता है, मतलब टेक्निक सेम है, बस यूजेस अलग अलग है इसके। अब इको मेथड जनरली एयर में यूज हो जाते हैं। सोनार मेथड जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यहाँ पर एसओ वर्ड है साउंड के लिए, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड आर फॉर रेंजिंग। इस टेक्निक का यूज किया जाता है अंडर वाटर, पानी के अंदर यूज किया जाता है। कुछ इस तरह से शिप्स में लगा रहता है, एक जगह होती है पर्टिकुलर जहां से साउंड को क्रिएट किया जाता है और भेजा जाता है। ठीक है ना। उसको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर, जो भेजता है, या इसको ट्रांसमीटर बोल देते हैं। वो नीचे जाके किसी सरफेस से टकरा के आएगा, या जिस भी चीज का पता लगाना है उससे टकरा के
वापस आएगा, तो एक मशीन रहता है डिटेक्टर या रिसीवर, उसको रिसीव करेगा, फिर वो ही कैलकुलेशन चल जाएगी उसके अंदर कि कितना टाइम लगा जाके टकरा के आने में, साउंड की स्पीड पानी में कितनी है, और यही फॉर्मूला आपका कौन सा d इज इक्वल टू VT/2, तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जा सकता है कि वो नीचे जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नीचे, डी पता लगाया जा सकता है उससे, ठीक है ना। इसका यूज पानी के अंदर, सबमरीन्स के अंदर यूज किया जाता है, कोई सामने कोई और सबमरीन है, कोई और जानवर है, कितनी दूर है, सी बेड कितना नीचे है, इन सब चीजों के लिए सोनार मेथड का यूज करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो सोनार मेथड है ये अंडर वाटर पानी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेटा एक रडार। कौन सा है? रडार। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। अच्छा, रडार के अंदर नाम से आ रहा है रेडियो, कि रेडियो वेव्स का यूज किया जाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, लेकिन कभी रडार के अंदर हम माइक्रोवेव्स का यूज भी करते हैं, जब हमें एकदम सिग्नल को सीधा भेजना हो। तरीका वही है कि एक ट्रांसमीटर होता है जहां से सिग्नल को भेजा जाता है, वो सामने किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगा, उसको रिसीव कर लिया जाता है, फिर से वही टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है, कितना टाइम लगा जाके आने में, ठीक है ना, और उसकी स्पीड हमें ऑलरेडी पता होती है, तो हम उस तरह से वही फॉर्मूला लगा के कौन सा d इज इक्वल टू VT/2 लगा के हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इसका यूज कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, कोई हवा में जहाज वगैरह उड़ रहा है, कितनी दूर है कितनी नहीं है, उनका पता लगाना हो, शिप्स का पता लगाना हो, स्पेस क्राफ्ट का, गाइडेड मिसाइल कितनी दूर है, कहाँ है, मोटर व्हीकल्स की स्पीड कितनी है, वेदर इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा जो क्रिकेट बॉल फेंकी कितनी स्पीड से फेंकी गई, ट्रैफिक वाले यूज करते हैं कि कोई अगर ओवर स्पीड व्हीकल चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसका पता लगाया जाता है रडार मेथड से। यानी ये पानी के लिए नहीं, हवा के लिए है ये वाला मेथड, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ रेडियो वेव्स के अलावा माइक्रोवेव का भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज लेजर। लेजर का फुल फॉर्म सुनो एक तो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक पर्टिकुलर वे से, एक पर्टिकुलर तरीके की हेल्प से रेडिएशंस एमिट करवाई जाती है, स्टिमुलेट एमिशन की हेल्प से, ठीक है ना। लेजर एक बहुत ही हाई कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम होती है लाइट की। बिल्कुल सेम मेथड यही कि लेजर लाइट को एक जगह से भेजा जाता है, वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आती है, तो वही फॉर्मूला वही d इज इक्वल टू VT/2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा उसको टकरा के वापस आने में, हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्पीड उसका कितना है, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू VT/2, और हमें पता लग जाएगा कि वह कितनी दूर है। डिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है, इवन मून पर भी लेजर को भेज के उसका डिस्टेंस पता लगाया सकता है, इतना ज्यादा एक्यूरेसी होती है लेजर में। सिंपल लाइट की तरह ये फैल नहीं जाती, मोनोक्रोमेटिक होती है, बड़ी लंबी और दूर तक जाती है लेजर। ये वो नहीं है जो 50-60 रुपए की आप खरीदते हो मेले से, ये हाई क्वालिटी की लेजर की बात हो रही है। लेजर के अपने और भी बहुत सारे यूज है यार, लेजर के अपने और भी बहुत सारे यूजेस है, ठीक है ना। कहां पर यूजेस है लेजर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा लेजर की अपने बहुत सारे यूज है। जैसे सबसे पहला अगर मैं यूज की बात करूं तो इंडस्ट्रीज के अंदर कटिंग के अंदर यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा जगह पर, मतलब छोटे छोटे बारीक कन्फाइनमेंट चीजों को ड्रिल करना हो वहां पर भी लेजर्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब 2-4 मेथड्स और बचे हैं, मैं आपको मतलब ओवरलोड नहीं करना चाहूंगा, 2-4 मेथड और बचे हैं, जैसे कि देख सकते हो स्लाइड में पैरेलैक्स मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड है, और छोटे छोटे मेथड्स हैं। तो ये हम कल की वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे, ये हम कल की वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। साथ में कल की वीडियो के अंदर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जरूर होंगे, तो उसको मिस नहीं करना आप सब बच्चों ने। तो कल बिल्कुल ऑन टाइम आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। जैसे भी हो, लाइव हो तो लाइव की कोशिश करेंगे, और अगर रिकॉर्डेड हो तो रिकॉर्डेड की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन है कल खत्म कर लेंगे, एकदम ओवर बर्डन नहीं बनना हमें, क्योंकि आपने वो एरर वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है अगर आपके पास कोई बुक हो तो, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल के सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा दो, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर साथ में बेल आइकन दिख रहा है तो उसको भी दबाओगे तो यार आपको जानकारी मिलती रहेगी कि हमारी अगली वीडियो कब आएगी, ठीक है। तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और अगर और भी कुछ अच्छा सजेशन देना हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज करें। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुझाव है आपके, किस तरह से हम इसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और कुछ बच्चों का डाउट रहेगा कि सर स्पीड थोड़ा सा फास्ट बढ़ाओ, इस तरह से सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो मेरा ये वादा है कि आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा ऑन टाइम पे, ठीक है ना। कुछ तबीयत मेरी इन दिनों में अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से हम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन चिंता मत कीजिए यार, तुम्हें अब स्पीड भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार रखें, ठीक है। ओके, तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चेहरे पे आपकी जो स्माइल है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।